दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है दोहरा मापदंड। सुनाई नहीं दे रहा था क्या? बहरी हो क्या? खोलो, पूरा खोलो दरवाज़ा। अरे इतने में ये शोकेस घुसेगा क्या? पूरा खोलो अक्ल की अंधी। आनंद दरवाजे पर पत्नी अन्नू को देखकर ज़ोरों से चीखा था। इससे पहले पत्नी अन्नू कुछ करती, उसने उसे कोहनी से परे धकेला और दूसरी तरफ से बाहर उठाए दांत दिखाते हुए टेम्पो ड्राइवर और एक मज़दूर के साथ अंदर घर में घुसने लगा। अन्नू दरवाजे के पीछे होली थी। ड्राइंग रूम में फिर वही एक तीसरी अलमारी, कट ग्लास सजाने के लिए वही महंगे डिज़ाइनर बर्तन, परफ्यूम, वही गणेश, राम, कृष्ण और बुद्ध की ग्लास, स्टोन व ब्रास की महंगी महंगी मूर्तियाँ। दूसरी ओर सजे शराब के महंगे महंगे ग्लासेस, घर की और ज़रूरतें दरकिनार। ये अजीब खपत फितूर है आनंद की। हर साल नई बड़ी गाड़ी खरीदने के अलावा कुछ बोल भर दूँ तो आसमान सिर पर उठा लेगा कि मेरी मर्ज़ी, मेरे शौक़ सब क्या तुम लोगों पर ही लुटा दूँ? फ्यूचर की ज़रूरतों की इतनी ही परवाह है तो खुद क्यों नहीं रुपयों के लिए कुछ ढंग का काम कर लेती? उसके 50 बार बोले ये शब्द अपने आप ही मेरे मस्तिष्क में गूंजने लगे। समय पर तुमने भी क्यों नहीं मुझे मेरी न्याय सेवा करने दी? साफ मना कर दिया था जब पढ़ाई ताज़ा थी और फिर मेरा उत्साह, क्षमता अपने शिखर पर थे। अच्छा खासा PCSJ में सिलेक्शन हो गया था। तब तुमने फैमिली बढ़ाना, पालना, यह सब क्यों अनिवार्य कर दिया था? बड़ों के बहाने अपनी भी इच्छा तुमने मुझ पर थोप दी थी और अब किस मुंह से मुझे ताने मारते हो? सारा कमरा उलट पलट करके उस लंबे चौड़े शोकेस की स्पेस बनाई जा रही थी। बेटी मारी को पिछले वर्ष ही सालगिरह पर अपने हाथों से बनाकर दी गई सुनहरे बालों वाली बड़ी सी गुड़िया लैंडस्केप पेंटिंग दीवार से उतारकर एक और फेंक दी गई थी। अकल के अंधे हो क्या पापा? मेरी प्यारी गुड़िया यहाँ पटक दी। 10-11 साल की मारी सोते से उठकर जाने कब वहाँ आ पहुँची थी। आनंद की तरह ही उसने चीखते हुए कहा और रूठ गई एक साइड बैठ गई। ऐसे नहीं बोलते किसी को, एटिकेट्स नहीं है क्या? कितनी बार मना किया है बदतमीज़ी से बोलने पर। अन्नू ने उसे डांटा था। फिर पापा को क्यों नहीं बोलती आप? मारी जवाब के लिए आश्चर्य से उसका चेहरा पड़ने लगी। क्या बताए अन्नू उसे कि उसके दादा दादी की अकेली संतान थे तेरे पापा। उनके लाड़ प्यार ने बिगाड़ डाला होगा शायद। मेरी डॉल रूठेगी मुझसे, वह भी इस छोटी सी बात के लिए, एक सस्ती सी नकली डॉल के लिए। ये ले पकड़ 500 रुपये, मम्मी के साथ जाकर अच्छी वाली गुड़िया ले आना। यही सब बातें तो अन्नू को गले के नीचे नहीं उतरती थी और बेहद कठिन होती थी। प्यार की कोई कद्र ही नहीं है यहाँ पर। सब कुछ वापस ठीक से लगाने के बजाय और ये 3 जोड़ी जूतों के साथ आई हुई मिट्टी कीचड़ से कारपेट पर पड़े निशान। जूते बाहर झाड़े उतारे जा सकते थे, लेकिन नहीं। कुछ बोलो तो कारपेट ही नई आ जाएगी, पर साफ नहीं रखी जा सकती। जब छोटी सी थी तब से ही किसी को गंदगी फैलाते देखकर उसी से साफ करवा कर ही मैं दम लेती थी। कुछ भी अपने सामने गलत होता देखती तो झट सज़ा या इनाम का फ़ैसला सुना देती थी। जज और मुजरिम का खेल खेलना बचपन से ही उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। लोग मुस्कुराकर उसकी बात मान भी लेते थे। मम्मा पापा के सभी दोस्त, जान पहचान वाले उसे मुंसिफ अनु कहकर छेड़ते रहते थे और यहाँ पर समर्पित हाउसवाइफ होने के कारण
मुलजिम के कटघरे में ही वह हमेशा खड़ी रहती है। सारी सज़ाएं तो जैसे उसके लिए ही थी, उसी के हिस्से में आती थी। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही हो? बहुत कानून पढ़ा है ना, पर अक्ल है तुम्हारे पास? थक कर इतना दूर से कब से आया हूँ, इतना दिमाग नहीं चलता? 2-3 कप चाय बना कर ले आ। समझ में नहीं आ रहा क्या? अपने से। आनंद अन्नू की ओर झिड़की से मुखातिब हुआ। अन्नू से बात करने का उसका यही तरीका था। अन्नू का कलेजा नश्तर सा आज फिर छिल गया। यह कोई तरीका है बात करने का, वह भी बाहर के लोगों के सामने? पर ऐसा पहली बार थोड़े ही हुआ है। आनंद हमेशा से ऐसे ही बात करता था और उसके साथ रहते हुए उसे 15 साल हो चुके हैं। उसकी ऊंची पढ़ाई को लेकर हमेशा ताने मारता रहता है। शान में पढ़ी लिखी बीवी तो ले आया, पर अब बीवी की पढ़ाई लिखाई ही खटकती रहती है, जबकि 24 घंटे समर्पिता ही बनी हुई है वह। फिर भी बेकार ही सोच रही है, बदलना तो कुछ नहीं है यहाँ पर। अब तक तो मुझे ऐसी बातों का आदी हो जाना चाहिए था। वाह पापा, कितना सुंदर है। बैट एक और फेंकता हुआ 12-13 साल का उनका बेटा फैनी प्लेग्राउंड से सीधा उसी कमरे में आकर सोफे पर पसर गया। अन्नू बिस्किट चाय ले आई थी। वह झट बिस्किट उठाने ही वाला था कि हाथ पर हल्की से चपत लगाते हुए अन्नू ने उसे रोज़ की तरह फिर से टोका। बिना हाथ धोए खाने को मना किया है ना? चल अंदर पहले हाथ मुंह धो और गंदा बैठ सोफे पर से उठा, यहाँ मत रख इसे। कैसी माँ है, बच्चे के हाथ से खाना छीन लिया तुमने, वह भी सबके सामने। कोई नहीं फैनी, तू खा ले, मैं बाद में देखता हूँ इसे। तीनों कप उठाकर एक दूसरे को देख मज़दूर मुस्कुराने लगे थे। अन्नू ने फैनी को आंख तरेरी तो वह चुपचाप बैट उठाकर जाने लगा। ये ले जा, अपनी पसंद का पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ले, आनंद ने फैनी से कहा और जेब से एक 2000 के नोट निकालकर उसे थमा दिया। और जो अन्नू ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से और बड़ी सफाई से बना उसके लिए मनपसंद सेहतमंद खाना सजा रखा है, उसका क्या करूं? बहुत सोच चुकी, उन्हें बासी क्या खिलाऊंगी। अब से ऐसा होगा तो दूसरे दिन वही गरम करके सबको आपस में खाना ही पड़ेगा। मैं सबका कितना अकेले ख़त्म करूंगी भला? मेड को दूं या फिर फेंक दूं? वह भी तो गलत ही है। खाना तो कभी नहीं फेंकना चाहिए। क्यों नहीं सोच पाता आनंद ये सब? पहले से ही बाज़ार से खाने का प्रोग्राम बता दें तो वह भी एक दिन आराम से रहे, उससे भी खाने से छुट्टी मिल जाएगी। और फिर हर दूसरे तीसरे दिन पिज़्ज़ा बर्गर सेहत को नुकसान ही तो कर रहा है। कितना बेडोल शरीर हुआ जा रहा है इसका अभी से। आनंद को कुछ दिखता क्यों नहीं? थोड़ा तो उसका ध्यान इस ओर जाना ही चाहिए। खुद तो फैल ही रहा है, बच्चों को भी उसी लाइन पर धकेल रहा है। कैप्सिकम चिकन टॉपिंग विद सुपर एक्स्ट्रा चीज़। पापा के दिए स्मार्टफोन पर जोश से भरे पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे रहे फैनी की आवाज़ उसके कानों में सुनाई देने लगी थी। अन्नू ने बेमन से किचन में जाकर मनोयोग से बनाया फैनी और मारी की पसंद का खाना फ्रिज में डाल दिया। आनंद से पूछना भी गुनाह है, ढक कर टाइम से रख देने का ऑर्डर है। सासू माँ ने बताया था, बचपन से ही ऐसा ही है वह। उसका मन जब खाना खाने को होगा वह तभी खाएगा और नहीं होगी तो नहीं खाएगा, उसकी मर्ज़ी। पर खाना है तो तुरंत लगा मिलना चाहिए, वरना ताव दिखाने लगता है। अन्नू को उसकी इस आदत पर बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। आने से पहले फ़ोन भी नहीं करता और थाली में रखा खाना गर्म भी रहना चाहिए। 1 मिनट का भी सब्र नहीं कि 5 मिनट में उसे ताज़ी रोटियां तो उसी समय सिक जाएं, पर नहीं। और फिर बाहर कहता फिरेगा, ठंडा खाना नौकरों की तरह ढक कर घर में रख दिया जाता है मेरा।
कभी बिना बताए बाहर खाकर आ जाता तो फिर कभी सॉरी फील भी नहीं होता है उसे। सासू माँ के हिसाब से वह बिल्कुल सही है और वह असली मर्द है। यह सब मर्दानगी के लक्षण हैं। शायद जितनी नेक बातें मालूम थी उन्हें बेटे के दिमाग में भरकर वे परलोक सिधार गईं। सोचकर अन्नू क्रोध में भी मुस्कुरा उठी। भला क्या कर सकती थी अब 15 सालों के बाद। घड़ी रात के 11 बजा रही थी। मारी और फैनी सो चुके थे। आनंद का कोई पता नहीं था। 2 बार खाना गरम कर चुकी थी। उधेड़बुन में थी कि फिर गरम करे या फ्रिज में ही डालकर रख दे, क्या पता खाकर ही आ जाए। पूछने के लिए फ़ोन भी करने की भी सख्त मनाही है। उसे सख्त चिढ़ है इस बात से। क्या करूं? तभी घंटी बजी। आनंद ने अपना बैग, मोबाइल बेड पर फेंका, जूते निकाले और झट किचन में खाने के लिए जा पहुंचा। गरम नहीं कर सकती थी? तेरे हाथ घिस रहे थे क्या? हमेशा की तरह वह किचन के विम बार से ही फटाफट हाथ धोकर वहीं खाने भी लगा था। बस यही उसकी आदत थी। 4-5 कौर खाने के बाद थाली उठाकर वह उसी हाथ से न्यूज़ चैनल लगाकर टीवी के सामने बैठ गया और फिर खाना ख़त्म करके वहीं थाली छोड़कर फिर बिस्तर में जाकर थोड़ी देर में ही खर्राटे भरने लगा। छी, क्या तरीका है ये। एक बार मुंह से निकला, फिर टेबल साफ करके अन्नू ने जूते, बैग, सब सामान अपनी जगह पर रखे। पैरों में फंसे मोज़ों से आ रही दुर्गंध से उसका जी मिचला उठा। फिर इन्हें नहीं उतारकर पैर धो सका। लाख कहने के बाद भी वह जानबूझकर ऐसा करता है शायद। सुबह उसे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए 5 बजे ही उठना होता है। यहाँ तो ऐसी गंध से सिर ही घूमता रहेगा। पत्नियाँ प्यार में सब करती चली जाती हैं तो पति को प्यार नहीं होता क्या? प्यार में ही सही उससे उसका घर मात्र 6 घंटे की मस्त अफसरी का कैरियर छुड़वाकर 18 घंटे की ड्यूटी बिना सम्मान, प्यार और वेतन के थमा दी गई थी, जिसका कोई भी मोल नहीं है। उस पर सबका मुंह ही जोहते रहो कि किसी को कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। अधिकतर औरतों की यही कहानी होती है। औरतों के प्रति कितना अन्यायपूर्ण है हमारा समाज। जैसे आदमी और जानवर के बीच कहीं स्थापित कर दिया गया है औरत का वजूद। बस खूंटा और रस्सी ही नहीं दिखते। अब बस बहुत हो गया। बड़ों के साथ उनके अच्छे बुरे संस्कार गए। अब उन्हें नए संस्कारों में बदलने का समय आ गया है। एक यही निष्कर्ष पर पहुंचकर अब मुझे अपने ढंग के ही फैसले लेने सुनाने होंगे, क्योंकि मुझे भी समाज में अपना इज्जतदार वजूद चाहिए। उसने अब तय कर लिया था। लॉ ग्रेजुएट अन्नू ने PCSJ की परीक्षा निकाल ली थी कि तभी उसकी शादी तय कर दी गई थी। माता पिता के बहुत करीबी हुए रिश्तेदारों ने ऊंचे खानदानी बड़े भले लोग हैं कहकर रिश्ता करवाया था उनका। बड़े भाग्य से ऐसा लड़का मिलता है। इकलौता लड़का है, गोरा चिट्टा, खूबसूरत, MBA, बड़ा बिजनेसमैन है। हर साल नई गाड़ी ले आता है। पैसों की कोई कमी नहीं है। आपकी लड़की राज करेगी। बस नौकरी करने वाली लड़की उन्हें नहीं चाहिए। हमारी अन्नू जैसे वह मांस मच्छी भी नहीं खाता। मुझे जज बनना है पापा। ये देखिए मेरे हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन, जुपिटर की लाइन अब और गहरी हो गई है। अब देखिए ना, इंडेक्स फिंगर पर चमकता ये एकदम क्लियर घेरा है पापा। मुंसिफ तो मैं बाय बर्थ हूँ ही, आप ही कहते हो ना। वह मुस्कुराई थी। हाँ हाँ, छोटी थी तो तू खेल भी तो ऐसे ही खेलती थी। साथियों में किसी को चोर तो फिर किसी को वकील बनाकर मिलॉर्ड मिलॉर्ड कहलवाती थी और खुद बड़ी चेयर पर बैठकर फैसले दिया करती थी। अपनी सही बात मनवा कर ही दम लेती थी। अच्छे से याद है मुझे।
तुम्हारे सक्सेना अंकल तो तुम्हें भूलते नहीं थे। जिस दिन तुमने उनकी वॉल क्लॉक पर टंगी माला को उतरवा दिया था। ये कोई भगवान जी हैं? आपको इतना भी नहीं पता है अंकल, घड़ी पर थोड़े ही माला चढ़ाते हैं। बहुत जेंपे थे, खूब हंसे थे हम दोनों मिलकर। महीनों से टंगी है, पर किसी का दिमाग ही नहीं गया इस ओर, वरना खुद ही उतार दे लगा। भाई मुंसिफ अन्नू चुटकी ने तो फैसला सुना दिया अपना। उन्होंने माला तुरंत उतरवा दी थी और तभी से वे मुझे मुंसिफ अन्नू कहते। फिर सभी यही कहने लगे थे। इसलिए तो पापा मुझे मुंसिफ बन जाने दीजिए ना। शादी फ़िलहाल नहीं करनी है, अभी मुंसिफ़ी ज्वाइन करने के लिए परमिशन दे दीजिए और बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने दीजिए। कोई इसी फील्ड का मिल गया तो फिर कर लूँगी शादी। उसने कहा, खूब कही। उसका ट्रांसफ़र अलग जगह और तेरा अलग जगह। पापा ज़ोर से हंस दिए थे। नहीं हो सकता। इसी से तो कहता हूँ ना, तू अभी भी सिर्फ एक बच्ची ही है बस, और अपनी पढ़ाई के सिवा उसके अलावा कुछ नहीं जानती। दुनियादारी भी बिल्कुल नहीं। कहीं अकेली गई है तू आज तक? अकेले मार्केट तक तो जा नहीं जाती। तुझे कोई संभालने वाला चाहिए ही। ऐसा क्या है पापा जो मैं अकेली नहीं रह पाऊँगी? अन्नू रूठते हुए बोली थी। सही तो कह रहे हैं पापा, पढ़ाई में ही सारा दिमाग लगाए रखा है, दुनियादारी अब तक नहीं की है। दुनियादारी की समझ और दुनिया की चालाकी कुछ नहीं जानती तू। अभी तू बच्ची ही है। कौन तेरे साथ तबादले में यहाँ वहाँ पूरी दुनिया में घूमता रहेगा? यहाँ दादाजी को कौन देखेगा? पापा ने रिटायर होने के बाद यहाँ दादाजी के घर से फिर से वकालत शुरू कर ली है। वैसे भी ये अस्थमा के पेशेंट है, यह तो तुम अच्छे से जानती हो। मैं भी इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। समर्थ के जैसे तूने भी यूपी कैडर में परीक्षा निकाल कर अपनी अक्ल जांच ली ना। नौकरी का चक्कर छोड़, रानी बनकर हुक्म चलाने का वक्त है तेरा। समझी? कुछ आराम से अपने नए अच्छे घर परिवार में रहकर ऐश करो। सही कह रही है माँ। आप मुंसिफ को दो दो अर्दली भी मिलते हैं। बड़ा सा क्वार्टर, रौब से रहूँगी महारानी बनकर। चल हट, बातें ना बना। ज़माना कितना ख़राब है जानती भी है। कितने सेवक भी रहे, कोई अपना भला आदमी साथ होना बहुत ज़रूरी है। जी की जानकारी में है तो इससे अच्छी और भला क्या बात हो सकती है? इससे अच्छा और घर भी नहीं मिलेगा। यहीं की यहीं रहेगी तू, इसी शहर में। हमसे जब चाहे तब मिलती भी रहेगी। आनंद के माता पिता से मैं भी मिल चुकी हूँ। हरि कीर्तन सत्संग में। बड़ा ही सज्जन लड़का है, कायस्थ है, पर बिल्कुल मारवाड़ी जैसा। तेरी तरह नॉनवेज क्या, वह तो अंडा भी नहीं खाता। उन्होंने एक बार बताया था मुझे। इतना बड़ा कारोबार है पर ज़रा सा भी घमंड नहीं है उसमें। अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने। बड़ा नेक लड़का है। उन्हें लेने आया था। मुझे अकेला जानकर अपनी बड़ी सी गाड़ी से घर तक छोड़ गया था। हाथ पकड़कर गेट के अंदर तक पहुंचाया था। समझ रही है तू? और न जाने क्या क्या लड़के के बड़े अच्छे अच्छे लक्षण दिखाकर माँ उससे शादी की पुरजोर वकालत कर रही थी। बस माँ पापा की ज़िद के आगे वह भी एक आदर्श बेटियों जैसी बेबस हो गई थी। आजकल के संस्कार बिल्कुल ना थे, वरना विद्रोह कर लेती, पर वह भी न कर सकी। फिर सब खत्म। बन गई 24 घंटे की सेवा में समर्पिता, अच्छे संस्कारों वाली एक हाउसवाइफ, जिसकी कीमत आज लोगों की नज़रों में क्या रह गई है वह तो देख ही रही है। श्रीमान बनने के बाद आनंद के सारे संस्कार उल्टे निकले। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और थे। बच्चों को भी इसी उम्र से हर वक्त की रोक टोक, संस्कारों की सीख, किसी भी दखलंदाजी से चिढ़ मचने लगी है। उन्हें बस दो ही चीज़ चाहिए, पैसा और आज़ादी। बाकी सब तो जैसे वे मैनेज
कर ही लेंगे। अन्नू के शांत मन में मुंसिफ विचारों के जवार भाटे आज भी हलचल मचा रहे थे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तो शायद अब उम्र भी नहीं बची। ना पढ़ा लिखा सही से याद ही रहा है, पर किताबें फिर से देखूंगी तो शायद सब कुछ याद आ जाएगा। क्यों न पढ़कर उनका हिंदी में अनुवाद ही करती चलूं? अच्छा आइडिया है। बाद में बुक्स छपवाने की भी कोशिश करती हूँ। यही सही रहेगा। किसी बहाने मुझे काम तो मिल जाएगा। माँ पापा जीवित होते तो क्या पता आज भी गृहस्थी से अलग कुछ सोचने करने को स्वीकारते या नहीं। समर्थ भैया से पूछती हूँ। अब वे वहाँ एडिशनल डीजे हो गए हैं। उस वक्त उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया था, शायद पापा के अदब लिहाज में, पर अब तो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। कोई तो यहाँ भी उनकी पहचान का होगा जिससे मुझे भी मदद मिल सके। बच्चों, पति और घर से बिल्कुल अलग वह आज अपने बारे में सोचे जा रही थी। सुबह के 11 बज चुके थे, पर अभी तक आनंद सोकर नहीं उठा था। वह घर का काम खत्म करके नहा धो चुकी थी। आनंद के कपड़े भी उसने निकाल कर रख दिए थे। ऐसे तो सबके इंतज़ार में सारा टाइम ही निकल जाता है। बच्चे 3:30 तक स्कूल से लौट आते हैं। मेरे पास थोड़ा समय है, इस बीच अपने काम के विषय में पता कर सकती हूँ मैं। पर सवाल आनंद को जागते ही बेड टी मिलने का है। वह भी बनाकर रख देती हूँ बेड के बगल में। सही गलत तौलते हुए अन्नू का मुंसिफ मन आज अपने लिए भी फैसला लेने को पूरी तरह से तैयार था। उसने चिट लिखकर कब से दबा दी कि वह बच्चों के आने से पहले घर पर आ जाएगी। वह समर्थ के बताए हुए वकील दोस्त इम्तियाज़ अली के एड्रेस की ओर चल पड़ी, जो घर से बहुत दूर नहीं था। समर्थ भैया ने बताया, इम्तियाज़ भाई ने कानून पर काफ़ी किताबें लिख रखी हैं। आजकल वे अपने कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से अपने घर पर ही रहते हैं, कोर्ट नहीं जा पाते। शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। किसी ज़माने में वह इम्तियाज़ भाई को बेहद पसंद करने लगी थी। जाने कब उनको लेकर भविष्य के सतरंगी ख्वाब बुनने लगी थी, मगर जल्दी ही उसके किशोर मन को समझ में आ गया था यह सब उसका निरा बचपना है। उससे उम्र में भैया की तरह 10-11 साल बड़े, उस पर से एक मुस्लिम। घर में रिश्ते के लिए कोई भी राज़ी नहीं होगा। बता दिया तो फिर उनका घर आना भी बंद कर दिया जाएगा। इनमें भला उनकी क्या गलती हो जाती, और उसकी चॉकलेट भी रह जाएगी। उसे याद आया, इम्तियाज़ समर्थ भैया के साथ कभी घर आते तो उसके लिए बड़ी सी चॉकलेट ज़रूर लाते थे। पता नहीं उनसे या केवल उनकी चॉकलेट से उसे इश्क हो गया था। 1 साल बाद ही वे कहीं और मूव कर गए थे। क्या मालूम था यहाँ, सोचकर वह मन ही मन मुस्कुरा उठी। ख्यालों में गुम कब ऑटो वाला उनके घर पहुँच गया, उसे पता ही नहीं चला। इम्तियाज़ भाई के यहाँ उसका जाना सार्थक रहा। समर्थ के दोस्त थे, छोटी बहन जैसा ही मान दिया था, और फिर काफ़ी मदद की उन्होंने। हिंदी में अनुवाद करने लायक इन डिमांड 2-3 किताबें भी दे दी, और उनसे संबंधित किताबें ढूंढ लाने के लिए अपना लाइब्रेरी कार्ड भी दे दिया था। कुछ अपनी लिखी किताबें भी दिखाई और कहा कि चाहे तो वह इनका भी अनुवाद कर सकती है। उन्होंने कुछ पब्लिशर के नंबर भी उसे दे दिए थे। अब तो अन्नू नया काम पाकर बेहद खुश थी। आनंद के अपने शौक़ थे, हर वक्त बिजनेस और पैसा कमाने की बातें करते रहना, कॉकटेल पार्टियाँ, ताश की बाजियों में मसरूफ़ रहना, फिर देर रात तक घर लौटना। बच्चों को उसने खुली छूट और पैसा दोनों ही दे रखे थे। उसकी समझ से इससे उनकी सारी ज़रूरतें और उनके प्रति
उसके कर्तव्य बिल्कुल पूरे हो जाते हैं। वह बच्चों पर कोई कंट्रोल नहीं रखता है, शायद खुद को मॉडर्न बताने के नाम पर। उसे मालूम नहीं होता कि बच्चों को ढंग का बनाने के लिए अन्नू को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कोई भी बात मनवाने के लिए उसे भी उन्हें पैसे का प्रलोभन देना पड़े तो यह कदापि उचित नहीं। पर अब वे पैसे बिना कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। पापा तो कुछ नहीं कहते, हम जो भी करें, जैसे भी रहें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ही पता नहीं क्यों, कभी नहाने का राग तो कभी कूड़े का राग। मत फैलाओ कपड़े, समेटो, यहाँ से सामान उठाओ, सब जूठे बर्तन सिंक में रख कर आओ। बच्चे बुरा सा मुँह बनाकर उसकी नकल उतारते रहते। कमरे खिड़की सब बंद करके रखा है। उस पर कई दिन नहाना नहीं, जीन्स तो कभी धुलने नहीं देनी। पता है, घुसो तो कितनी गंदी सी स्मेल आती है तुम्हारे कमरों से। कितना काम बढ़ाते हो तुम लोग मेरा। यह सब उसकी ही बातें थी। वह खिड़कियां खोलने, बिस्तर झाड़कर ठीक करने लगती। मोबाइल पर घंटों मत बैठा करो, नेट बंद करो फैनी, आंखें खराब हो जाएंगी। अन्नू एक के बाद एक निर्देश दिए जा रही थी। फिर फैनी के रूम में चली आई थी। उफ, क्या गंदगी मचा रखी है तुमने। तुम समझते क्यों नहीं हो? कितनी बार मैं एक एक बात दोहराऊं? आप मेरे रूम में आती ही क्यों हैं? कौन कहता है आपसे साफ़ करने को? मत आया कीजिए आप यहाँ, हमें ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। छुट्टी है, हम चाहें जो करें अपने रूम में, आपको क्या? आप अपने पापा के घर क्यों नहीं चली जाती, जहाँ सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा रहता है? यह सुनकर अन्नू बिल्कुल सुन्न रह गई थी। आपको कोई बात करने को मिलता नहीं, पापा से तो आपकी बनती नहीं, तो हम क्या करें? अपने दोस्त बनाइए, हमें अपने दोस्तों के साथ रहने दीजिए। फालतू की टोका टाकी बंद कर दीजिए। अब हम बड़े हो गए हैं। आज 16 की हो रही मारी ने झुंझला कर अन्नू को यही सब कह दिया था। अन्नू हतप्रभ खड़ी जैसे जड़ हो गई थी। कितने अलग ढंग के बच्चे होते जा रहे हैं। बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड में यही होता है, माँ कुछ कहे और बाप कुछ और। बस बहुत हो चुका, अब 2-3 साल बिल्कुल छोड़ देती हूँ उन्हें, तब पता चलेगा। नो टोका टाकी। उसने अपना फैसला उन्हें भी सुना दिया था। खुश हो जाओ तुम लोग। तुम समझते हो अब अपनी लाइफ में मुझे कुछ करने को नहीं रह गया है ना, सिवाय गॉसिप के? तो सुन लो, तुम सब गलत सोचते हो। मेरे पास आज भी बहुत कुछ करने को है जो मैं करना चाहती हूँ और शायद पहले से करना चाहती थी। तुम सब कुछ मैनेज तो कर ही लोगे, मुझे पता है। अब कुछ साल बाद ही मुझसे कुछ कहना, समझे तुम दोनों? बाकी मैं वैसे ही जितनी ज़रूरी समझूंगी ड्यूटी करती रहूँगी। तुमसे कुछ करने के लिए कभी नहीं कहूँगी। खुश? अन्नू अपने रूम में आ गई। खिड़की के पास रखी टेबल को उसने अपना स्टडी टेबल बना लिया था। एक और दीवार से सटी अलमारी में सारी लॉ बुक्स जो पास थी या जो नई मिली गई थी सजाकर रख दी थी। शेल्फ पर गमकती कानून की किताबें और बाहर झूमती हरी भरी झाड़ियों पर लरचती जंगली बेल के फूलों को छूकर आती भीनी सौंधी सी हवा उसे पहले जैसे रोमांच से भर देती। अब वह खुश रहने लगी थी। जब वह पिता के सरकारी आवास के कंपाउंड में इधर उधर बेफिक्र तितली सी उड़ा करती थी, वहाँ बैठकर उसे बड़ी ही शांति और कुछ अलग ही काम करने का उत्साह मिलता था। अच्छा है, सब अपने में तल्लीन है, नो डिस्टर्बेंस। वह भी यही चाहती है। वह खुशी से अपनी अनुवाद की अधूरी किताब को पूरा करने में जुट गई, बिल्कुल जी जान से। 2-3 साल की अन्नू की जी तोड़ मेहनत आखिर रंग लाई। मार्केट में उसकी 6-7 किताबें आ गईं। अच्छा
रिस्पॉन्स मिल रहा था। विशेषकर कानून के नए छात्रों में अपनी सरल और गृह भाषा के लिए उसकी किताबें काफ़ी प्रचलित हो रही थी। इम्तियाज़ भाई उसकी बढ़ रही लोकप्रियता से काफ़ी खुश थे। तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है अनु। किताबों में कई जगह तुमने मिसालों में कई बेहतरीन नुक्ते दलीलें ढूंढ निकाली हैं। अमेजिंग। तुम्हें तो वकालत करनी चाहिए, नाहक जॉइन नहीं कि मुंसिफी। बहुत अच्छी जज बन सकती थी। हाँ भाई, चाहती तो मैं भी थी, पर देखिए इतना गहरी रिंग ऑफ सोलोमन इंडेक्स फिंगर के नीचे होने पर भी मैं नहीं बन सकी। क्या करूं? अब तो कोई उम्र भी नहीं है। अपनी हथेली दिखाकर वह खुद ही हंस दी थी। अरे वाह, वाकई यह तो बहुत ही गहरी है। इसी से तुम न्याय पसंद हो, पर खुद के साथ अन्याय कैसे कर गई? तब क्यों नहीं सोचा? अब भी क्या बिगड़ा है? तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। ज़बरदस्ती सबके पीछे लगना छोड़ दो। अपने लिए कुछ करो, तभी उनकी नज़रों में भी इज्जत होगी तुम्हारी। कसम से। कोर्ट में एनरोल हो जाओ, प्रैक्टिस करो और फिर उसके साथ ही साथ PCSJ की भी तैयारी करो। तुम बिल्कुल कर सकती हो, मैं जानता हूँ, और मैं श्योर हूँ तुम आसानी से यह परीक्षा निकाल लोगी। यहाँ 40 साल तक परीक्षा दी जा सकती है और फिर लेडीज़ की उम्र में और ज़्यादा छूट मिल जाती है। अन्नू एकदम से खुश हो गई। यह भी खूब रही। पहले साल बैठी या आखिरी साल, क्या फ़र्क पड़ता है, कहकर इम्तियाज़ भाई मुस्कुरा दिए थे। अन्नू ने आनंद को बताया तो वह बड़ी बेरुखी से बोला, इस उम्र में एग्ज़ाम? मजाक है क्या? वह मखौल बनाते हुए हंसा था। फालतू की किताबें लिखो या एग्ज़ाम दो, जो चाहे सो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तुम करती ही क्या हो? मेड अपना काम करके चली जाती है, तुम्हारे लिए तो कोई काम भी नहीं बचता। बच्चे ज़्यादातर बाहर का खाना ही पसंद करते हैं, मैं भी बाहर ही ज़्यादा खुश रहता हूँ, कहकर वह वहाँ से मजाक उड़ाता हुआ चला गया। अन्नू के टूटे दिल को हर बार उससे ऐसी ही उम्मीद थी। नाहक ही आनंद से कहा। आज 5 साल बीत गए। इन सालों में बहुत कुछ बदल गया था। इम्तियाज़ भाई का ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था। वे फिर से कोर्ट जाने लगे थे। अन्नू ने इम्तियाज़ भाई की मदद और अपनी लगन से PCSJ की परीक्षा आखिर निकाल ही ली थी। वह दिल्ली की दीवानी अदालत में आज सिविल जज नियुक्त थी, जिसकी समर्थ भैया से ज़्यादा खुशी शायद इम्तियाज़ भाई को थी। आखिर वह उन्हीं की शागिर्द जो थी। इधर फैनी ओबेसिटी का तुम्हारी प्यार में किसी लड़के से धोखा खाकर डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। दोनों को काफ़ी इलाज कराना पड़ा। साथ ही अन्नू के बताए रास्तों पर चलकर फैनी को डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ी थी। उसने नियम से जिम जाना, बैलेंस्ड फूड खाना, नरिशिंग खाना खाना और पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मारी मोबाइल पार्लर में कम, अब कोर्स की किताबों पर अधिक ध्यान देने लगी थी। आनंद ने भी अपना जो वज़न बेतरतीब बढ़ाया था, उसका नतीजा वह भुगत रहा था। उसका BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फिर यूँ कहें सेहत, बिजनेस, इज्जत, सब खतरे के निशान से ऊपर चल रहे थे। वह बुरी तरह से हाँफने लगा था। तो ऐसे में घर की व्यवस्था, घर के खाने और समर्पिता पत्नी की सुध आई इन तीनों को एक साथ। जितना पैसा बनाया पानी की तरह बहाना पड़ा। तब किसी तरह उसकी जान बची थी। आनंद, फैनी और मारी तीनों अन्नू से किए अपने व्यवहार के प्रति मन ही मन लज्जित थे। ये तीनों की आंखों में अन्नू साफ देख पा रही थी। एक दिन बच्चों ने स्वीकार भी कर लिया, सॉरी माँ, हम गलत थे, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है। जब सेहत गई
तो आनंद की रौंब गांठने वाली मर्दानगी भी हवा हो गई। उसे भी अन्नू से माफ़ी मांगने में देर ना लगी। आज लोगों में अन्नू के कारण अपनी बढ़ी हुई इज्जत देखकर उन्हें उस पर बहुत गर्व होने लगा था। तो अन्नू को भी कम गर्व न था आज अपने मुंसिफ होने पर। आज वह अपने लिए भी सुनाए अपने फैसले पर खरी जो उतरी थी। उसने खुश होकर हथेली को देखा। लगा कि उसका रिंग ऑफ सुलेमान व न्याय वाले रेखा और भी गहरी होकर चमकने लगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट्स में अपनी अपनी राय ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।